को बिहार बोर्ड की पढ़ाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो आपके लिए हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसके चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न, उनके मानक उत्तर, मतलब इसकी प्रश्न भी है और इसके आंसर हम देंगे। देखिए, नॉर्मली जो एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं टॉप 50 करने वाले हैं, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। बस आप इतना मेरे साथ साथ आप कर लेंगे, आपको बेशक ये है कि आपका पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, ना देर करते हुए फिर हम आगे लेके चल, और आपके लिए टेस्ट का भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, टेस्ट भी होगा। आज हम इसको लेके हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो एक छोटी सी चीज इकोनॉमिक्स का आप देखिए, कुछ क्वेश्चन लेके आए हम लोग, उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्यार से ध्यान से हम देखते चले जाएंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगा। चलें, ना देर करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका होगा। थोड़ा सा इसको हम पेज को मैनेज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बेटा, दुनिया में पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी ऊंचाइयों तक, आपको अपनी मंजिल तक लेके जा सकती है। और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन के लास्ट में 2022, 2020 ऐसे करके लिखा एआई, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे पेपर को पूछा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ जिक्र करने से पहले हम बात कर लेंगे कि इकोनॉमी के अंदर में क्षेत्र होता है। इकोनॉमी के अंदर में जो क्षेत्र होता है, 3 तरह क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेवा। ठीक है, प्राथमिक में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में प्रोडक्शन आता है, थर्ड में सर्विस वाले आते हैं, जैसे कि बैंकिंग वाला। दूसरा, इकोनॉमी में 2 क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो जीवन को यापन करने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए लोग करते हैं, उस आर्थिक क्रिया करते हैं, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमी एक्टिविटी बोलते हैं। दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं, यानी गैर आर्थिक क्रिया। वो क्रियाएं जो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शान और शौकत के लिए, जिससे पैसा ना मिले, उसको लोग करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में? तो देखो बेटा, प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। तो सेवा तो थर्ड का हो गया, औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि सेकेंडरी, द्वितीय की बोल रहा है। और सी जो है कृषि क्षेत्र, डी इनमें से कौन नहीं? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बेटा, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब कि कृषि क्षेत्र, सी मतलब कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में कौन से? एग्रीकल्चर मतलब कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सही। देखिए, एग्रीकल्चर तो है ये खेती गृहस्थी, खनन भी आता है, और पशुपालन जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बेटा। क्या इसका ऑप्शन नंबर डी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी थी वो थी 121 करोड़, 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या? निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण और संसाधनों का निजी। देखिए, समाजवादी जो भारत में इकोनॉमी चलता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। मिश्रित का मतलब जो समाजवादी भी मिला हुआ होता है और कैपिटल पूंजीवादी भी रहता है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है कि वो समाज को सबका साथ, सबका विकास लेके करे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रुलैंड आयोग संबंधित है, ये किससे संबंधित है? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, या सतत विकास से, या आर्थिक विकास से? तो ब्रुलैंड जो रिलेटेड होता है वो होता है सतत विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था अगर मैं बताऊं, नीति आयोग का पहले नाम था प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन को नाम चेंज करके नीति आयोग का गठन हुआ। प्लानिंग कमीशन जो था वो सब प्लानिंग कमीशन ये था, सबसे पहले जो प्लान आया था भारत में वो था 1951 से लेके 1956 तक, मतलब 5 वर्षीय योजना जिसको बोलते हैं। तो देखिए, जनवरी 2015 में, जनवरी 2016 में, फरवरी 2017 में और फरवरी 2018 में। तो देखिए, नीति आयोग का जो नाम चेंज किया गया था वो चेंज किया था जनवरी 2015 में, जब मोदी जी आए थे, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने नीति आयोग का नाम प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज किया, मतलब कि 5 वर्षीय प्लानिंग कमीशन नाम चेंज किया, उन्होंने नीति आयोग रखा। देखिए, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, जो भारत की प्रधानमंत्री होगा
जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होता है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र मतलब कि डेवलपमेंट का थर्ड क्षेत्र कृषि, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इन्होंने क्या पूछा सर? आर्थिक विकास। देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र में सर एजुकेशन को माना गया है। एजुकेशन है इसका राइट आंसर है सर, एजुकेशन। राइट आंसर क्या है सर? एडुकेशन। क्या है सर? एडुकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक क्या पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है या मिश्रित है? देखिए मैं पहले ही बोला, मैं आपसे क्लास शुरुआत में बोला बेटा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कि ना पूंजीवादी है ना समाजवादी है। सर अगर पूंजीवादी होता सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता, सर समाजवादी होता सिर्फ कल्याण की बात करता, तो हमारा दोनों है। भारत की इकोनॉमिक्स के अंदर में दोनों देखा जाता है, समाजवादी भी देखा जाता है और कल्याण भी देखा जाता है। किस समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? देखिए ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता पे, उत्पादन कुशलता मतलब कि प्रोडक्शन की चीज में, अधिकतम लाभ मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लोक कल्याण। देखिए सर समाजवादी है तो समाजवादी सबका साथ सबका विकास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण के ऊपर जिक्र किया गया था। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय योजना आयोग, वही बात कर रहा हूं सर, प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था, तो भारत के प्रथम, आपको पता है बेटा कि जो भारत, मैंने अभी बोला कि योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन का वही चेयरमैन होता है जो भारत की प्रधानमंत्री होगा। तो सबसे पहले जब बना था 1951 में, तो 1951 में प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? मतलब कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो किसके लिए आया था? प्राथमिक क्षेत्र के लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए, तृतीय क्षेत्र के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो आया था प्राथमिक क्षेत्र के लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था सर वो आया था 1961 सॉरी 19 1966 से लेके 99 तक। सर थोड़ा सा नहीं बन पा रहा, छोड़िए इसको देखते हैं। 96 से लेकर 1999 तक 3 सालों के लिए लाया गया था, जिसमें हरित क्रांति जैसे कि गेहूं वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया था। बिहार राज्य है, बिहार राज्य क्या उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है? ये बिहार राज्य किस पे डिपेंड, मतलब प्रधान मतलब किस पे? तो देखिए बिहार में तो उद्योग है नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। बिहार में पशुपालन होता है लेकिन उस लेवल पर नहीं होता, खनिज भी नहीं है, मतलब पठार पहाड़ जैसे कि जो खनिज कोयला वगैरह। तो बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। कौन सा सर? कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि अभी बिहार के लोग मोस्ट पीपल जो होते हैं वो डिपेंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होते हैं। सो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ादी हुए थे तो उसमें भी भारत जो थी हमारा इंडिपेंडेंस सॉरी जो हमारे भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, मतलब उस समय भी सबसे ज्यादा लोग जो जिंदगी यापन करते थे वो किस पे करते थे बेटा? कृषि पे करते थे। बिहार वर्तमान में बिहार के साक्षरता दर क्या है? प्रेजेंट में मतलब कि अभी में बिहार में जो साक्षरता दर है वो क्या है? 59.68%, 73.39% या 69.68% या 68+0.39%? मतलब बिहार में एजुकेशन रेट क्या है, लिटरेसी? तो देखिए इसका राइट आंसर है 73.39%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर एक चीज ध्यान रखना आप लोग बेटा, कभी परसेंटेज के बाद जो पढ़ते हैं जैसे 73.39 पढ़ोगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 73.39 पढ़ देते हैं। ये चीजें नहीं पढ़ना आपको, आपको पढ़ना है 73.39%, ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य क्या है? देखिए मुख्य आहार क्या है? उद्योग, कृषि, लघु मतलब लघु कुटीर उद्योग, इनमें से सभी। देखिए उद्योग तो है नहीं सर, लघु वाला भी नहीं है, तो इसका अभी आपको बताया कि बिहार जो राज्य है वो किस पे डिपेंड है सर? सबसे फोकस एग्रीकल्चर पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी? बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी?
मतलब ये जब 2011 में जनगणना हुआ था तो बिहार की जनसंख्या क्या थी? कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ 25 लाख 4,280, 10 करोड़ 10 लाख 15,637, 637 हैं। 10 करोड़ 38 लाख 4,637, 10 करोड़ 25 लाख 4,600। देखिए जब बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो इसकी जनसंख्या थी वो थी ऑप्शन नंबर सी 10,38 लाख 4,637। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार में जो सबसे बड़ी जो बिहार डेवलप नहीं हो पाता उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? जो देखिए अकाल पड़ जाना, बाढ़ आना, सूखा रहना। देखिए बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बिहार को हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बिहार डेवलप नहीं हो पा रहा, उसका सबसे बड़ी रीजन है बाढ़। आप आए दिन खबर आती रहती है कि बिहार में बाढ़ से ये जिला डूब गया, वो जिला बर्बाद हो गया। क्यों? देखिए हमें क्या होता है कि डेवलप हम इसलिए नहीं हो पाते कि सर अभी हमने मान लीजिए बाढ़ से निपटे और मैंने अपना घर वगैरह कुछ भी डेवलप किया, फिर अगले साल बाढ़ आएगा फिर उसको बर्बाद कर देगा। तो कहीं ना कहीं हम उसी के अंदर में एंगेज होकर रह जाते हैं, उसी के अंदर में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। इसलिए आज यही कारण है कि बहुत से लोग बिहार से बाहर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि सर बिहार सबसे नंबर 1 किस में सर? सब जहाँ पे IAS IPS की बात आती है या जहाँ पे लोगों के माइंड में बिहारियों की बात आती है, लोग तुरंत बोलते हैं अरे भैया ये तो UPSC। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे डेवलपमेंट की बात की जाए तो कौन सा राज्य सबसे आगे बिहार डेवलप में? केरल, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? देखिए सबसे ज्यादा विकास दर के मामले में कौन सी राज्य है सर? जिस राज्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं वो गुजरात, कि गुजरात सबसे आगे। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने % लोग साक्षर थे? मतलब 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में टोटल कितने % लोग थे जो पढ़े लिखे थे, साक्षर थे? देखिए 60.96% या 63.50 या 63.82 या 60.81। तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सर, कि 63.82। किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह रोग है? कैंसर की तरह है, मतलब किस अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? मतलब जो गरीबी है वो कैंसर रोग की तरह है। हाँ देखिए आज इंसान सबसे बड़ी, देखिए गरीबी कैंसर इसलिए बोला गया है कि क्योंकि देखा जाए सर कि गरीबी के देश में अभी बहुत से लोग जूझ रहे हैं और गरीबी बहुत ही बेकार चीज है। तो अगर हमें इस चीज से निपटना है तो या तो हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होगा या तो हम अपने आने वाले जनरेशन पे। देखिए सर जब हम अपने पर विश्वास नहीं कर सकते तो हम दूसरे पे विश्वास कैसे कर सकते? इसीलिए हमें ऐसा जी तोड़ मेहनत करना है कि हम अपने घर के हर गरीबी की बाउंड्री को क्रॉस करेंगे और आगे चल के हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने ये बात कही थी? तो देखिए जो एक अर्थशास्त्री थे कुजनेस ने जिन्होंने बोला था कि गरीबी कैंसर की तरह रोग है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? जो इन्होंने था CSO, उन्होंने बिहार को वर्तमान में विकास का दर कितना? 11%, 11.5%, 11.03% या 12.03%। तो देखिए अभी जो वर्तमान में माना गया 11.03% माना गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी सर, मैं क्लास शुरुआत में बोला था कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो सर 1951 से। जो पहला चला था सर वो 51 से लेके 56 के चला था सर, 51 से लेके 56 पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? देखिए हमारे टोटल जो पंचवर्षीय योजना लाए गए थे वो टोटल 12 प्लान आए। लास्ट वाला जो प्लान था 2012 से लेकर 2017 वो 12वां प्लान था। इन्होंने 11वां पूछा यानी ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। लास्ट जो चलाया गया था 12वीं प्लान वो चला था 2012 से लेकर 2017 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, इनमें से कोई नहीं। देखिए सर राष्ट्रीय विकास परिषद गठन तभी हुआ था जब हमारे वो 5 वर्षीय योजना के बाद, तो ये हुआ था सर 1952 में।
निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कहीं नहीं। बीमारू, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो देखिए ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ये सारे के सारे बीमारू राज्य में काउंट होते हैं। बिहार में मानक विकास को कौन सा रूप दिया गया है? बिहार में मानक विकास को कौन सा रूप दिया गया है? देखिए, जन आंदोलन का, व्यक्तिगत आंदोलन का, सामाजिक आंदोलन का, पारिवारिक आंदोलन का। बिहार में मानव विकास के लिए सर जो दिया गया था वो दिया गया था जन आंदोलन के लिए। किसके लिए सर? जन आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आधारभूत संरचनाएं नहीं है? इनमें से कौन आधारभूत संरचनाएं नहीं है? देखिए, उद्योग, पानी, बिजली, सड़क, कौन से आधारभूत संरचनाएं नहीं है? देखिए सर, पानी जो है वो देख बात कर नेचर ने दिया है। सर बिजली, उद्योग और ये, तो इनमें से कौन से आधारभूत नहीं है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? अभिजीत विनायक बनर्जी पे, या अमर्त्य सेन के, या महबूब उल हक, या इनमें से कोई नहीं? तो सर ये जो प्रथम जो थे इनके रिपोर्ट संरक्षण में तैयार की थी महबूब उल हक ने। मानव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 28। मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचांक में भारत की जो है वो क्या स्थान है? देखिए, मानव विकास में जो भारत का स्थान था वो कितना नंबर का है, ये क्वेश्चन पूछा है। 126, 127, 129, 128। तो इसका राइट आंसर सर 126 नंबर पे भारत है। पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार की थी? पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार की थी? सर अभी ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि पहला मानव विकास किसके संदर्भ में तैयार किया गया था? तो आपका राइट आंसर आपने बोला था महबूब उल हक ने। तो इसका भी है कि पहला मानव विकास किसने तैयार की थी सर? वो किया था महबूब उल हक ने किया था सर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? गुजरात, पंजाब, केरल, कर्नाटक। सर जब मानव विकास की बात आती है तो सबसे पहले आता है नाम केरला की। तो इसका आंसर जाएगा केरल। सर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। सर तो भारत के पहला मानव विकास जो रिपोर्ट जारी हुआ था वो था 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? ये थोड़ा सा हिस्ट्री में आ गया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? 22,000 रुपये प्रति वर्ष, 16,000 रुपये प्रति वर्ष, 28,000 रुपये प्रति वर्ष, या 25,000 रुपया प्रति वर्ष। देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार जो थी वो थी सर, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 22 से, 16 है, 28 से और 25 से। तो इसका राइट आंसर वो था सर 28,000 प्रति वर्ष रुपया प्रति। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? 1, 2, 3, 4। सर अभी मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश मिश्रित है? सर अमेरिका, चीन, भारत। देखिए अमेरिका तो कैपिटलिस्ट है, चीन भी कैपिटलिस्ट आ चुका है। एक हमारा भारत, सुंदर सा प्यारा सा भारत है अपना, जो कि सर अभी भी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर होगा भारत। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। सर ये सिर्फ ये बात कर रहा है कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। सर ये कह रहा है सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया। तो सर इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर होगा 2। कृषि जनित उद्योग के विकास के किस राज्य का विकास किया जा सकता है? कृषि जनित उद्योग के विकास में से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? बिहार का, पंजाब का, केरल का। देखिए बिहार का तो जरूरत नहीं, केरल का तो जरूरत नहीं है सर। कृषि सबसे ज्यादा कृषि कहाँ पे डिपेंड होते हैं लोग? बिहार का। तो इसका राइट आंसर है सर बिहार का।
ठीक है। अगला आंसर, मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है। एक मानव होता है, एक इंसान होता है, उसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी, सब्जी, तेल। देखिए, एक इंसान को अपनी बेसिक जो नीडें होती है, वो चाहता है कि मुझे खाने को एक वक्त दो वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए सर पे छत मिल जाए। तो रोटी, कपड़ा, मकान एक इंसान के लिए बेसिक जो चीज़ें होती है, नीड होती है एक इंसान के। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा क्या होती है। जो शहर में गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, उसकी मात्राएं क्या होती है। 21,000 कैलोरी, 2250, ठीक है, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो सर 2100 कैलोरी होती है जो लोग शहर के अंदर रहते हैं, गांव वाले को इससे कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी कितनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी क्यों कम होती है। ठीक है, मैंने बोला ना कि इससे ज़्यादा होता है गाँव वालों की। तो 2100 है। अब देखिए 2400, 2500, 2350, इनमें से कोई नहीं। सर इसका जो राइट आंसर होगा जो गांव वालों के लिए, वो होता है 2400 कैलोरी। ठीक है सर। नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों के लिए काम दी जाती है। नरेगा में, नेशनल रूरल ग्रामीण जो प्रोग्राम आया था, उसमें लोगों को कितना दिन के लिए काम दी जाती है। 75 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन। सर नरेगा के द्वारा लोगों को 100 दिन के लिए काम दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचांक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचांक है। ऑप्शन राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय या जीवन प्रत्याशा। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सॉल्यूशन होता है कि इसका प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है। देखिए जो हमारा भारत की कुछ ऐसी पदें हैं जो अध्यक्षता के लिए, जो भारत की प्रधानमंत्री बनेगा वही उसका अध्यक्ष होगा। तो इसका भी आंसर प्रधानमंत्री। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। किस आधुनिक, मतलब कि ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके लिए इजी हो गई। सर मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर या इनमें से। देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल था सर कंप्यूटर आने के बाद इंसान की हर चीज़, पढ़ाई में हर चीज़ में चेंजेज आ गए सर। जनसंख्या वृद्धि से लोग आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या के बढ़ने के कारण आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, सामान्य रहती है या हम कुछ भी नहीं होता। देखिए इसमें होता क्या है, तो देखिए जब भी जनसंख्या की बात हो तो हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, मतलब मंद हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्या होता है, कुछ लोगों का, समाज के कुछ वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो जो समावेशी विकास के जीवन स्तर कुछ समाज के सभी वर्गों का होता है सर। सभी समावेशी के अंदर किया इन्होंने, तो इसका राइट आंसर होगा सर सभी वर्गों का। क्या होगा सर, इसका राइट आंसर होगा समाज के सभी वर्गों का। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। समानतः किसी देश की विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पे, सुव्यवस्था की स्थिति में या इनमें से सभी। देखिए इनमें से इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान रहता है। प्राथमिक का, द्वितीय का, तृतीय का या विदेशी क्षेत्र का। विदेशी तो किसी हाथ में नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो होता है सर प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। यह कथन किसने बोला था कि अर्थव्यवस्था एक आजीविका। देखो एडम स्मिथ ने, ब्राउन क्रेन्स ने, मार्शल ने या ऑथर लेविस ने। देखिए ये जो बात इन्होंने बोला था वो ब्राउन क्रेन्स ने बोला था। अब आगे चल के आप इकोनॉमिक्स जब 11th-12th में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से था। श्वेत क्रांति जो चलाया गया था
वो दूधों के लिए चलाया गया था। और आपको पता है बेटा कि दूध यानी पशुपालन कौन से क्षेत्र में आता है? तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न जो हमने टॉप 50 किया था इस चैप्टर का आप लोग कर चुके होंगे, और पेपर से जाने से पहले एक बार आप जरूर रिवाइज करके जाएंगे। ठीक, आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपको दोस्तों तक भी पहुंचे, उन्हें भी पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं। क्यों, देखिए इंसान को एक दूसरे को मदद करना ही उसके आगे चल के काम में आती है, क्योंकि इंसान है। हम इंसानियत के नाते अगर कोई भी चीज़ की जरूरत में आप उसको शेयर करें, इसके बारे में बताएं, ताकि उसको भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कक्षाओं में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय। लेकिन एक चीज़ चाहते आप ध्यान रखें कि बेटा पढ़ाई एक ऐसी मंत्र है जो दुनिया में आपको कामयाबी बनाएगी, और पढ़ाई आपको आगे लेके जाएगी। तो प्लीज़ अपनी माता पिताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने पेरेंट्स की मेहनत को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के साथ कोई भी कंपेयर ना करें, और पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और अपनी 10th क्लास में कोशिश करें कि हर बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के अपने पेरेंट्स को खुश करे। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।